हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम का मान कैसे निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूं। आप बड़ी आसानी तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। और इसके लिए हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के उदाहरणों का हम सहारा लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सारे उदाहरणों को आप देखिएगा तो आप निश्चित रूप से ही अंत तक वीडियो को अंत तक आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो आइए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्या का हम उदाहरण 5 देखते हैं। दिया है संख्याएं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए हमें क्या दिया है। हमें यहाँ पर दिया है 4 की घात n, जहां पर जो n है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या यानी जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो हमें n का कोई ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो 4 की घात n है वह अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि जो 4 का मान है वह 0 पर समाप्त होता है। मतलब कि वह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है ना। आप देखिए, इनके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है इनका 0। यानी कि इनका जो अंक है वह 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हमें n का ऐसा मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जो आप सारी संख्याएं देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 100 हो, ये जो सारी संख्याएं हैं इनमें 5 का भाग जाता है ना। 5 का भाग इन पर जाता है। मतलब कि इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इनका अभाज्य गुणनखंड होगा 5। तो हमें यहीं पर यह बताना है कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मतलब कि यदि अंक शून्य पर समाप्त होगा 4 की घात n है ना, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, मैंने आपको ऊपर बताया था रफ में कि उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसके आगे हम लिखेंगे लेकिन 4 की घात n बराबर से। अब देखिए, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 की घात n। और 2 गुणित 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 है ना। 2 की घात 2 बराबर से क्या होता है 4, तो हम इसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं की घात n। और हम इसे 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हम इसे दर्शा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसका अभाज्य गुणनखंड है 2। मतलब कि इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर
4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 है, 5 नहीं है ना। यहाँ पर 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है लेकिन 5 नहीं है। मतलब कि 4 की घात n पर n का कोई ऐसा मान प्राप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। इसमें लिखने वाला काम ज़्यादा है और समझने वाला काम भी ज़्यादा था, तो आपको समझ में आ गया हो, है ना। मतलब कि जो अंक शून्य पर यदि समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 की घात n में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, 5 नहीं है। मतलब कि n का कोई ऐसा मान प्राप्त नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। उम्मीद है आपको उदाहरण 5 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 6 की तरफ। देखिए यहाँ पर उदाहरण 6 में आपको दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 6 में भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पर भाग देने की विधि ये होती है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर यदि उससे भाग नहीं जाता है तो फिर हम उससे बड़ी संख्या से भाग देते जाते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में, है ना। और देखिए अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी होगी, है ना। यहाँ पर मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, है ना। अभाज्य संख्याएं आपकी वे संख्याएं होगी, है ना। अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11, 13, 17, है ना, 29, है ना। इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्याएं हो सकती है। मतलब कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें स्वयं का और केवल एक का भाग जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि आप 5 संख्या को लेते हैं, है ना, 5 हम एक संख्या लेते हैं 5, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम इसमें भाग देना चाहें तो इसमें केवल एक का भाग जा सकता है और केवल जो स्वयं संख्या है, मतलब कि जो 5 है उसका बस भाग जा सकता है। इसी प्रकार से 13 में भी यहाँ पर केवल एक का और जो स्वयं जो संख्या है 13 का ही भाग जा सकता है। मतलब कि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वे एक और स्वयं होते हैं, किंतु जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं, है ना, जो भाज्य संख्याएं होती है उनमें स्वयं का भी भाग जा सकता है, एक का भी भाग जा सकता है और इसके अलावा अन्य गुणनखंडों को भी भाग जा सकता है। जैसे कि 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 9 हो गई, है ना, डैश डैश डैश। मतलब कि यहाँ पर देखिए आप 4 को देखिए, 4 में यहाँ पर 2 का भी भाग जा सकता है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो 4 है इसमें 4 का ही भाग जा सकता है और 1 का भी भाग जा सकता है। 6 में भी, है ना, 3 का भी भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है, इसके अलावा 6 का भी भाग जा सकता है और 1 का भी भाग जा सकता है। मतलब कि इसके गुणनखंड क्या क्या है, इसके गुणनखंड है 3, 2, 6 और 1, है ना। यानी कि यहाँ पर स्वयं और 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए
हम यहाँ पर 6 में भाग देते हैं तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 2। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और 20 का हम भाग देकर देखते हैं तो देखिए सबसे शुरू में हम लेते हैं 2। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 5 10। इसके बाद देखिए 5 में 2 का भाग नहीं जा सकता है, 3 का भी भाग नहीं जा सकता है, तो फिर किसका भाग जाएगा इसमें? केवल 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ 6 के गुणनखंड क्या है? यहाँ 6 के गुणनखंड हमें 2 और 3 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम 2 गुणित 2 यानी कि 2 बार आया है तो हम इसे 2 को 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। गुणित 5 का गुणित 5। अब देखिए यदि हमें यहाँ पर एलसीएम को निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर से, है ना। तो देखिए HCF की परिभाषा क्या होती है? HCF की परिभाषा होती है, आपको याद रखना है, प्रत्येक ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में ओवेनिष्ठ क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है 2। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे छोटी घात क्या है? यहाँ पर सबसे छोटी घात है 2 की घात 1, है ना। हम यहाँ पर 2 की घात 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है सबसे छोटी घात है, तो यहाँ पर 2 HCF निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं इसका LCM। तो LCM की परिभाषा क्या होती है? प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम इसमें जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या का हम सबसे बड़ी घात लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन संख्या 2 है और उसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2। और जो बाकी संख्याएं बच गई है हम उन्हें भी लिख देंगे। यहाँ पर 3 और 5 भी बच गया तो हम लिखेंगे 3 गुणित 5। मतलब कि ओवेनिष्ठ में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे और बाकी संख्या को भी हम ले लेंगे। तो देखिए 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ पर आप इनका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर इनका आंसर कितना आएगा? इनका आंसर आ जाएगा आपके पास 60। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं HCF निकल गया 2 और LCM आपका निकल गया है 60। तो इस प्रकार से HCF और LCM को निकाला जाता है। अगले उदाहरण में भी हम इसी प्रकार का देख लेते हैं। और यहाँ पर सवाल में कहा गया था अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अभाज्य गुणनखंड भी है ना। 2 है, 3 है, ये सारी अभाज्य संख्या है। 2 2 5 ये सारी अभाज्य संख्याएं है। मतलब कि इनमें भाज्य संख्या यानी कि भाज्य गुणनफल नहीं आना चाहिए, भाज्य संख्या यहाँ पर नहीं आना चाहिए, केवल अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। तो देखिए हमें उदाहरण 7 यहाँ पर दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 96 और 404 का हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना है और फिर जो HCF निकलेगा उसकी सहायता से हमें इनका LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हम निकालते हैं 96 और 404 का HCF। तो देखिए सबसे पहले हम 96 के गुणनखंड निकालते। तो देखिए 96 लिखा हमने। सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग देकर देखते। तो देखिए 2 चौ 8 बचा 1, यहाँ पर जो जाएगा 2 8 16, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 6 में 2 का 3 बार भाग जाता है और 3 में 3 का 1 बार भाग जाता है ना। तो ये आपके 96 के गुणनखंड आ गए। अब हम निकालते हैं 404 के गुणनखंड। देखिए 404 में सबसे पहले हम 2 का भाग देकर देखते। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 में 2 का भाग नहीं जाता है ना। फिर यहाँ पर 2 का भाग जा सकता है। तो देखिए 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2।
अब आप यहाँ पर देखिए जो 101 है, 101 में केवल 101 का ही भाग जा सकता है ना। 101 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा एक बार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड के निकले आपके पास 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी कि 2 यहाँ पर 5 बार आया है, तो हम इसे 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं, गुणित 3 का गुणित 3। इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 101। यहाँ पर 2 बार आया, तो हम इसे 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, गुणित 101 का गुणित 101। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं। अब हम निकालते हैं इनका HCF। तो हमने यहाँ पर लिखा HCF। तो HCF मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है 2। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात है यहाँ पर 2 की घात 2, है ना। घात 2 यहाँ पर सबसे छोटी घात है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 2। तो HCF आपके पास कितने निकल कर आ जाएगा, 2 की घात 2 बराबर से होता है 4। तो HCF निकल कर आ गया है आपके पास 4। अब हम HCF की सहायता से LCM किस प्रकार निकालेंगे आगे समझते हैं। तो देखिएगा एक सूत्र होता है HCF और LCM के संबंध में, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित LCM। तो यहाँ पर आपको इस सूत्र को याद रखना ही है, आपको आगे के सवाल में भी काम पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्या क्या क्या दी है, संख्या हमें दी थी 96 और 404, तो हम यहाँ पर 96 और 404 का गुणा कर देंगे बराबर से, है ना। HCF का मान हमारे पास निकला है 4, गुणित LCM का मान हमें निकालना है, तो हम LCM का LCM लिखेंगे। अब देखिए हमें LCM का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर से 96 गुणित 404। 4 इधर बराबर में है, तो इधर साइड आकर बे बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 का भाग देकर देखते, तो देखिए 404 में हम 4 का भाग देते, तो देखिए 4 एकम 4, 0 को 0, 4 एकम 4। तो यहाँ पर आया है हमारे पास 96 गुणित 101। अब यदि हम 96 में 101 का भाग देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास, उसका आंसर आपके पास आएगा 9696। मतलब कि यहाँ पर आपका LCM निकल कर आ चुका है 9696। तो इस प्रकार हमारे HCF और LCM दोनों निकल चुके हैं। तो इस प्रकार आपको सवाल को हल करना था। आइए अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 8 की तरफ। तो देखिए इस वीडियो के आखिरी उदाहरण 8 में हमें यहाँ पर दिया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 6 के, हम यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 6 में सबसे पहले हम 2 का भाग देकर देखते हैं। 2 तिया 6, 3 में 2 का भाग नहीं आता है, 3 में 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार 72 का हम निकालते हैं। तो देखिए 2 तिया 6 बचा 1, तो 2 छिंग 12, 2 एकम 2 बचा यहाँ पर 1 यहाँ पर जुड़ गया, तो 2 8 16, 2 9 18। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी संख्या लेते हैं हम 3। 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 120 का हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 120 2 का भाग देते हैं हम, 2 छिंग 12, 0 का 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2, यहाँ पर जुड़ गया 1, 2 5 6 10,
15 में 2 को भाग नहीं जाता है, 3 का भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 3 5 15, 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड निकल चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 के गुणनखंड आपके पास निकले हैं 2 गुणित 3, और 72 के आपके पास गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इसी प्रकार 120 के आपके गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। यहाँ पर 2 3 बार आया तो हम इसे ले सकते हैं 2 की घात 3, और 3 को हम ले सकते हैं 3 की घात 2। इसी प्रकार 2 यहाँ पर 3 बार आया तो हम इसे ले सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। आइए हम इसका HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर से, HCF मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, पहली उभयनिष्ठ संख्या है 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें सबसे छोटी घात क्या है, इनमें सबसे छोटी घात है 1। तो यहाँ पर आएगा 2 की घात 1 गुणित दूसरी उभयनिष्ठ संख्या है 3, तो इसकी सबसे छोटी घात है, इसकी सबसे छोटी घात है 1, यानी कि 2 गुणित 3 बराबर से होता है 6। HCF आपके पास निकल चुका है 6। अब हम निकालते हैं इनका LCM। LCM मतलब प्रत्येक संख्या में छोटी बड़ी घात का गुणनखंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या है 2, 2 की सबसे बड़ी घात है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3 गुणित दूसरी उभयनिष्ठ संख्या है 3, 3 में सबसे बड़ी घात है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 5। तो गुणा कर दीजिए 2 की घात 3 मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 यानी कि 9 गुणित 5। गुणा कर दीजिए 8 9 72 गुणित 5। तो बराबर से में आपके पास आंसर आ जाएगा 72 गुणित 5 बराबर से, है ना। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 7 पाना 35 और 1 36। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया है। HCF आपके पास निकल कर आ चुका है 6, और LCM आपके पास निकल कर आया है 360। यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं की अध्याय 1 के उदाहरणों के माध्यम से हमने HCF और LCM निकालना सीख चुका है। आने वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को हल करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपका वीडियो पसंद आया है। तो साथ ही में अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में।